तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू ज्योग्राफी की एक क्लासेस पर डे आ रही है, जो डेली 8 PM पर हम आपको उपलब्ध कराते हैं। 8 PM तो डेली 8 PM पर यहाँ पर ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आप इसको देखना ना भूलें और वीडियो को पूरा देख कर जाया करें, स्किप ना करें। क्योंकि अगर आपको लगेगा कि भाई देखिए, अगर थोड़ी बहुत वीडियो आप देखेंगे तो मेरा मानना यही है कि आपको कुछ समझ में वहाँ पर नहीं आएगा। क्लास तभी समझ में आती है जब वीडियो को पूरा देखते हैं। मैंने कहा ना, आप एक बार जुड़िए और जुड़ करके देखिए, भरोसा कीजिए। यहाँ पर क्लास आपको कंटिन्यू प्रोवाइड की जाएंगी। जिनकी जीके जीएस सबसे ज़्यादा समस्या हमारी जीके जीएस में ही आती है। जीके जीएस में सबसे बड़ी समस्या हमारी आती है। और जीके जीएस में समस्या ये होती है कि भाई हम इसको याद कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इसको याद कैसे करें और याद कैसे हो। ये अब ऐसे याद नहीं होगी। आप स्टडी जीके के माध्यम से इसको पढ़ते हैं या फिर अन्य किसी माध्यम से पढ़ते हैं तो इस तरीके से याद नहीं होती है। अगर आप क्रम से टॉपिक बाय टॉपिकों को पढ़ते चलो कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तब जा कर के कहीं जीके जीएस आपकी कंप्लीट होती है। अगर आप सोचोगे कि जीके जीएस हम कंप्लीट करें तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप कंटिन्यू चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दीजिए और एक सीरीज़ में चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। चाहे किसी भी चैनल के साथ आप जुड़ें, चाहे यहाँ जुड़ जाएं, चाहे किसी के भी साथ जुड़ें, तो उस चैनल को आप कंटिन्यू पकड़ के रखिए, कंटिन्यू आप देखते रहिए। क्योंकि कंटिन्यूटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। कंटिन्यूटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। और कंटिन्यूटी जब होती है ना, कहते हैं एक प्रैक्टिस और एक कंटिन्यूटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसको आप बना के रखोगे तो आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होती चली जाएंगी। चलिए, आज की क्लास को मैं शुरू करने वाला हूं। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चनों की संभावना यहाँ से होती ही है। और इस टॉपिक का नाम है जैव मंडल, या इसी को कहते हैं जीव मंडल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीव मंडल या जैव मंडल होता क्या है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैव मंडल वास्तव में होता क्या है। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है जैव मंडल। क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? जैव मंडल। ठीक है, जैव मंडल, या इसे हम बोलते हैं जीव मंडल। ठीक है, जीव मंडल। जीव मंडल, जीव मंडल की बात करें तो जीव मंडल होता क्या है, वास्तव में जीव मंडल की परिभाषा क्या है और जीव मंडल कहते किसे हैं। देखिए, जीव मंडल पृथ्वी का एक भाग होता है जिसमें परितंत्रों की समस्त क्रियाएं चलती हैं। ऐसे परितंत्र को जीव मंडल कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीव मंडल एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसके अंतर्गत जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा उससे संबंधित अन्य क्रियाओं का अध्ययन या अन्य क्रियाएं चलती हैं या उनका एक दूसरे के साथ संबंध होता है। ऐसे तंत्र को, ऐसी परिस्थितिकी तंत्र को जीव मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो जीव मंडल होता क्या है? जीव मंडल की बात करें तो पृथ्वी का एक भाग होता है। यह पृथ्वी का एक भाग होता है। यह पृथ्वी का एक भाग होता है जिसके अंतर्गत सभी, इसके अंतर्गत, या ऐसे कहते हैं जिसके अंतर्गत परितंत्र की समस्त क्रियाएं चलती हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? जैव मंडल कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक वैश्विक परिस्थितिकी तंत्र होता है जिसके अंतर्गत जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसे तंत्र को परिस्थितिकी तंत्र और इससे सम्मिलित क्रियाओं को जैव मंडल कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं पूरी तरीके से कि जैव मंडल एक ऐसा परिस्थितिकी तंत्र होता है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा उसके आसपास का वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के मंडल को जैव मंडल कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत आने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैव मंडल जो आपका होता है, जैव मंडल के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? 3। तो इसके 3 प्रमुख आवास होते हैं। जीव मंडल के 3 प्रमुख
3 प्रमुख आवास होते हैं, आवास होते हैं। अब ये कौन कौन से आवास होते हैं जीव मंडल के अंतर्गत, कौन कौन से आवास होते हैं? तो देखिए, एक होता है आपके समुद्री, इसको क्या कहते हैं अभी बताऊंगा मैं, समुद्री। एक समुद्री होता है, एक होता है गैर समुद्री। एक समुद्री आवास होता है, एक गैर समुद्री आवास होता है, और एक जो तीसरा होता है इसको बोलते हैं स्थलीय आवास। ठीक है, स्थलीय आवास। ठीक है, इससे रिलेटेड आपने चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे समुद्री आवास की बात करें तो इसको जलमंडल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको जलमंडल भी कहते हैं, इसको ठीक है वायुमंडल कहते हैं, क्योंकि गैर समुद्री, ना स्थल है ना जल है, तो गैर समुद्री यानी वायुमंडल। और इसको स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है, इसको स्थल मंडल कहते हैं। तो देख सकते हैं हम कि जो जीव मंडल होता है इसकी 3 प्रमुख क्रियाएं होती हैं, यानी 3 प्रमुख घटक होते हैं, घटक नहीं, 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है जलमंडल, एक होता है वायुमंडल, एक होता है स्थल मंडल। समुद्री आवास की बात करें तो समुद्री आवास यह वह आवास होता है, यानी जीव मंडल का वह आवास जहाँ पर समुद्र से संबंधित अनेक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समुद्र में यानी जल में रहने वाले समस्त जीव जंतुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ऐसे आवास को समुद्री आवास के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल ना तो जल वाला भाग होता है ना ही स्थल वाला भाग होता है। अर्थात क्योंकि सभी से संपूर्ण पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं तो संपूर्ण पृथ्वी में आपका वायुमंडल भी सम्मिलित हो जाता है, और इसके अंतर्गत जो जीव जंतुओं की परिस्थितिकी तंत्र की समस्त क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे जीव मंडल कहते हैं। और इससे जुड़ाव रखता है आपके गैर समुद्री आवास, जिसे हम वायुमंडल भी कहते हैं। ठीक है, स्थल मंडल की बात करें तो स्थलीय आवास या इसे स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल का अर्थ होता है कि पृथ्वी पर मौजूद समस्त स्थल पर रहने वाली समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, इनके अंतर्गत जो समस्त क्रियाएं आपस में चलती हैं, इसके अध्ययन करने को ही स्थलीय आवास या स्थल मंडल कहा जाता है। अब इसमें कितना होता है, अगर हम संपूर्ण पृथ्वी पे जलमंडल की बात करें तो देखिए संपूर्ण पृथ्वी का 100% भाग होता है। अब इस 100% भाग में लगभग 71% भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। 71% भाग पर जलमंडल की उपस्थिति है। 71% भाग पर जल की उपस्थिति पाई जाती है, तो कितने पर? 71। तो 71% जल होता है। वहीं अगर हम स्थल मंडल की बात करें तो ये कितना होता है? 29%। लेकिन हम वायुमंडल को नहीं छोड़ सकते। वायुमंडल में आप देख सकते हैं कि वायुमंडल गैसों का एक मिश्रण होता है। ठीक है, जो कई अनेक प्रकार की गैसें जिसमें मौजूद होती हैं, ऐसे मंडल को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए ज़रा। ठीक है, अब वायुमंडल के अंतर्गत वायु जिसमें अनेक प्रकार की गैसें मौजूद होती हैं, इसमें अगर हम बात करें जैसे कि सबसे अधिक मात्रा में जो मौजूद गैस होती है, जिसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होती है, यानी N नाइट्रोजन, जिसका वायुमंडल में जो अनुपात पाया जाता है, प्रतिशत की मात्रा पाई जाती है, वो 78% मात्रा पाई जाती है। किसकी? यानी 78% मात्रा नाइट्रोजन की पाई जाती है। इसमें से 21%, जिसे हम कह सकते हैं 20.9% ये ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो वो कितनी होती है? इसकी मात्रा 21%, लगभग 21%। उसके बाद किसकी आती है? आर्गन जो होता है, इसकी मात्रा की बात करें तो 0.0, ठीक है, 0.93%, 0.93% आर्गन मौजूद होती है। और उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसकी मात्रा लगभग कितनी होती है? 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। और अन्य मात्रा की बात करें तो अन्य कितना होता है? यहाँ 0.03%। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अन्य गैसें जो होती हैं, जो इसमें उपस्थित होती हैं, अन्य गैसें, उनका मौजूद किस तरीके से होती हैं? वो 0.04% में इसका मात्रा होती है। किसकी? अन्य गैसों की। अब आप देख सकते हैं, अब आप कहोगे कि इनसे क्या संबंध होता है, जीव जंतु और वनस्पतियों से क्या संबंध होता है? देखिए, जीव जंतुओं को जीवन जीने के लिए एक गैस की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है, ये सभी प्राणी जगत की एक जीवनदायी गैस होती है, क्योंकि इसके बगैर जीवन संभव नहीं हो सकता। वहीं अगर हम बात करें, क्योंकि जीव जंतुओं के द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है और उसके बाद किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का यानी CO2 का, ठीक है, उत्सर्जन किया जाता है।
जब हम इसका उत्सर्जन करते हैं तो इसी गैस को कौन ग्रहण करता है, यानी वनस्पति यानी जीव, पेड़ पौधे इसको ग्रहण करते हैं और वो इस तरीके से उनकी क्रिया चलती है, जीवन की क्रिया चलती है। तो ये सभी के सभी संबंधित होते हैं आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से, यानी कहने का मतलब होता है ये जैव मंडल का ही एक हिस्सा होता है। चाहे आप स्थल वाले भाग की बात कर लीजिए, चाहे आप जलीय वाले भाग की बात कर लेंगे, चाहे हम इसके स्थल वाले भाग की कर लें। तो इसमें से क्या होता है, देखिए 71%, 29% और यहाँ पर वायु जो मिश्रण होता है, जो इन दोनों से अलग होता है, इसमें इस प्रकार की गैसों का मिश्रण पाया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें आसान तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बात करें। एक संस्था थी जो इसी से जुड़ाव रखती थी, एक संस्था जिसका निर्माण हुआ था। मैं पहले उस संस्था का नाम बात कर लेता हूँ, उसके बाद आगे चलूँगा। एक संस्था का नाम आप याद रखना, इसका नाम था UNESCO, इसको बोलते हैं यूनेस्को। ये क्या बोलते हैं इसको, यूनेस्को। यूनेस्को एक संस्था थी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। इसका निर्माण किसने किया, यूनेस्को का निर्माण, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ निर्माण। अभी हम बात करेंगे इसका निर्माण, यूनेस्को का निर्माण। और निर्माण यानी स्थापना, निर्माणकर्ता कौन थे, निर्माणकर्ता यानी किसने इसका निर्माण किया, स्थापना, वर्ष कब हुई थी इसकी स्थापना, वर्ष, मुख्यालय और इसके सदस्य देश, वर्तमान में सदस्य देश इनकी हम बात करते हैं। तो यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड, ठीक है, क्लाइमेट और, ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट नहीं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड, ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बार बार क्लाइमेट आ रहा है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक संस्था थी, इस संस्था को एक नाम दिया गया था संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैश्विक कार्यक्रम, एक संगठन है आपका। यूनेस्को की बात करें तो इसका निर्माणकर्ता कौन था, इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो देखिए इसमें निर्माणकर्ता संयुक्त राष्ट्र संघ था, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका निर्माण किया, यानी यूएनओ ने इसका निर्माण किया। स्थापना की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945 को जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, उसके बाद जस्ट इसका निर्माण किया गया था। मुख्यालय इसका वर्तमान पेरिस, कहाँ है इसका मुख्यालय, पेरिस यानी फ्रांस। और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 195 इसके कुल सदस्य देश हैं। इसे क्यों बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य देख लीजिए इसका पहले एक बार उद्देश्य क्या था, इसके बाद फिर आगे हम चीज़ों को समझेंगे। इसका मेन उद्देश्य क्या था, यूनेस्को का मेन उद्देश्य क्या था, तो यूनेस्को का मेन उद्देश्य था कि शिक्षा, प्रकृति, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, ठीक है, कौमा संस्कृति, ठीक है, संस्कृति तथा संचार, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, किसको, शांति को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। यानी किसी भी देश के मध्य, अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ होता है एक देश के अलावा एक दो देशों के मध्य मध्यस्थता स्थापित करना, उनके मध्य, ठीक है, शांति को बनाए रखना, ये इसका मेन उद्देश्य था। एक बार फिर से देख लीजिए, इसका मेन उद्देश्य था शिक्षा, प्रकृति, क्योंकि ये संबंधित इससे होता है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड, यू से होता है यूनाइटेड, एन से होता है नेशन, ई से होता है एजुकेशनल, एस से होता है साइंटिफिक और सी से होता है कल्चरल, ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन। ये इस वर्डों में ही इसका संबंध छिपा होता है। एक संगठन है, वैश्विक संगठन है,
ये करता क्या है, करता ये है कि जैसे यूनेस्को का जो कार्य होता है, ये ऐसे देशों के मध्य शांति स्थापित करता है जो शिक्षा को लेकर के, प्रकृति यानी जो पर्यावरण को लेकर के, समाज विज्ञान, समाज में फैल रही बहुत सारी कुरीतियों को दूर करने के लिए, संस्कृति यानी कल्चरल को बचाने के लिए और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। यही इसका उद्देश्य था। इसका मेन उद्देश्य किसका? यूनेस्को का। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को, मुख्यालय इसका पेरिस, वर्तमान में 195 इसमें सदस्य देश हैं। यूनेस्को ने 1971 में कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया। 1971 में, यहाँ तक इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं। देखिए इसको नोट कीजिए फटाफट जल्दी। हो गया यहाँ पे यूनेस्को के। इसकी बात करें तो देखिए हुआ क्या, 1971, यहाँ पर लिख लीजिए, चाहे तो नोट करके इधर लिख लीजिए, चाहे इधर लिख लीजिए। 1971 में इसने 1971 में यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर 1971 में यूनेस्को ने, हिंदी में इंग्लिश में लिख देता हूँ, यूनेस्को ने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की योजना बनाई। यानी पहली बार यूनेस्को ने 1971 में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की योजना बनाई। पहली बार इनके दिमाग में ये आया, यानी पहली बार जिसने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की बात करी तो वो यूनेस्को ही था। इसने कुछ ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया। इसके अंतर्गत हुआ क्या कि जब इनने 1971 में बात कही, इसके बाद 1972 में यानी 1972 में भारत में, इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने एक कानून पारित किया। उस कानून का नाम था, ठीक है, पर्यावरण कानून। यानी जो इससे संबंधित होते थे, जिसके अंतर्गत क्या आता था, जिसके अंतर्गत 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया, जो वनों के जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने इस कानून को पारित किया। इसके अंतर्गत उनके शिकार पर, उनका अवैध रूप से शिकार करना, खाल को लेकर के, हार्ड मांस को लेकर के इनकी जो तस्करी की जाती थी, इसको रोकने के लिए इंदिरा गांधी सरकार के माध्यम से पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1971 में। तो भारत सरकार ने 1971 की तर्ज पर, यानी इसके अंतर्गत 1972 में 1972 में भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया। अब इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि जो जितने भी जंगली जानवरों का शिकार हो रहा है, उन पर तुरंत रोक लगा दी गई। उन पर अगर कोई व्यक्ति शिकार करता पाया गया तो कठोर कारावास यानी दंड का प्रावधान दिया गया। और यहाँ पर इनके शिकार को लेकर के, क्योंकि इनका शिकार किया जाता था खाल के लिए, मांस के लिए, कुछ लोग शौक के लिए भी इनका शिकार करते थे, तो धीरे धीरे इनकी संख्या घटने लगी। और यूनेस्को ने भी ये कहा था कि हम ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे और जहाँ पर उनको संरक्षण प्रदान करेंगे, जो यानी जीव जंतुओं को संकट जहाँ पर मौजूद है या संकट आने की संभावना है, तो ऐसे क्षेत्रों को हम चिन्हित करेंगे, उन क्षेत्रों को हम संरक्षण प्रदान करेंगे। और इसको लेकर के 1972 में भारत सरकार ने भी जैवमंडल, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिससे कि इनके शिकार पर रोक लगाई जा सके। क्योंकि जंगली हाथियों का भी शिकार किया जाता था। किसके लिए? उनके सींग के लिए, बेशकीमती सींग, किसके लिए? उनके दांतों के लिए, जो दांत होते हैं, ठीक है, हाथी दांत, उनके लिए। और गैंडों का भी शिकार किया जाता था, उनके सींग के लिए। शेरों का शिकार किया जाता था। कुछ लोग शौक के लिए शिकार करते थे, कुछ लोग इनका तस्करी करने के लिए शिकार करते थे। तो इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार ने 1972 में, इंदिरा गांधी सरकार ने
1972 में एक कानून बनाया और कानून था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, याद रखना इस चीज़ को लेकर के। इसके अलावा 1973 में, ठीक है, 1973 में यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर एक प्रोग्राम चलाया गया था, एक सांस्कृतिक ये एक वैज्ञानिक प्रोग्राम था। तो 1973 में 1973 में 1973 में यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर एक प्रोग्राम का शुभारंभ किया। प्रोग्राम, ठीक है, 1972 में यूनेस्को ने मैन एंड बायो प्रोग्राम प्रारंभ किया। मैन एंड बायो यानी जो इसमें जितने मैन, आप समझ सकते हैं यहाँ पर मैन का अर्थ यहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं से संबंधित, और बायोस्फीयर जो उसके अंतर्गत जिसमें इससे जुड़ाव रखता है जो भी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, जैसे मान लो जीव जंतु एवं वनस्पति का इनके मध्य जो अंतर संबंध होता है, इसी को मैन एंड बायोस्फीयर एक प्रोग्राम कहा। एक वैज्ञानिक, ठीक है, संचार था जो एक दूसरे के मध्य अंतर संबंध व्यक्त करता है। ऐसे प्रोग्राम को इन्होंने शुरू किया 1972 में यूनेस्को ने, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। यह एक वैज्ञानिक प्रोग्राम था। इसके अंतर्गत समस्त जीव जंतु तथा पेड़ पौधे के मध्य अंतर संबंध को स्थापित करना ही इसका उद्देश्य था। यानी उनको बताना था कि मानव जगत के लिए किस प्रकार से पर्यावरण आवश्यक है, और पर्यावरण को भी ये बताना था कि मानव के बगैर पर्यावरण नहीं और पर्यावरण के बगैर मानव नहीं। लेकिन हाँ, एक प्रकार से हो सकता है कि मानव के बगैर पर्यावरण है, पर्यावरण जो बनता है वो मानव के बगैर बन जाता है, लेकिन पर्यावरण के बगैर मानव नहीं बन सकता, याद रखना, क्योंकि इनका एक दूसरे के मध्य अंतर संबंध होता है। अभी आप देखा होगा आपने 2020 के समथिंग में जब कोरोना काल चला था, तो उस समय सभी लोग अपने अपने घरों में थे, तो प्रकृति एकदम स्वच्छ हो चुकी थी, बहुत अच्छी तरीके से माहौल एकदम बहुत अच्छा हो चुका था, वातावरण एकदम अच्छा हो चुका था। तो यहाँ पर 1973 में यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत जिसमें एक प्रोग्राम चला गया था जिसमें फाना और फ्लोरा, यहाँ पर एक फाना एंड फ्लोरा एक संयुक्त प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके अंतर्गत कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। अभी फ़िलहाल इसको नोट कीजिए। हो गया? चलें आगे। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत फाना एंड फ्लोरा को संरक्षण प्रदान करने के लिए, ठीक है, यहाँ से आगे चला है, जिसके अंतर्गत यानी 1973 में जो ये मैन एंड वाइल्ड प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत फाना एंड फ्लोरा, फाना एंड फ्लोरा को संरक्षण प्रदान करने के लिए संरक्षण प्रदान करने के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व के, ठीक है, 669, ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। आरक्षित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया।
चिन्हित किया गया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। अब ये फाना एंड फ्लोरा क्या होता है? फाना का अर्थ होता है क्या? देखिए फाना का अर्थ होता है प्राणी जात। प्राणी जात यानी जिसके अंतर्गत समस्त जीव जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। प्राणी जात का मतलब होता है समस्त जीव जंतु, समस्त जीव जंतु, चाहे मनुष्य हो चाहे वो जंगली जानवर हो, कोई भी हो, ये फाना के अंतर्गत आते हैं, जैसे फाना कहते हैं। ठीक है, फाना। एंड फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा में कौन सा होता है? फ्लोरा। फ्लोरा का अर्थ होता है वनस्पति जात, वनस्पति जात। ठीक है, वनस्पति जात के अंतर्गत समस्त, ठीक है, पेड़ पौधे, समस्त पेड़ पौधे, समस्त वनस्पति, समस्त पेड़ पौधे, ठीक है, समस्त पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे कवक हो, बैक्टीरिया हो, शैवाल हो, जो जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं वो इसमें आएंगे, और वनस्पति के अंतर्गत आते हैं वो इसमें आएंगे। तो फाना एंड फ्लोरा को संरक्षण प्रदान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वनस्पति तथा जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए यूनेस्को ने विश्व के 669 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को चिन्हित किया। फाना एंड फ्लोरा का अर्थ समझ गए, जिसमें से भारत के 10 प्रारंभ में 10 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल किए गए। आरक्षित क्षेत्र शामिल किए गए। ठीक है, प्रारंभ में 1973 में ये चलाया गया था। 1973 में ये प्रोग्राम चलाया गया। इसके अंतर्गत ही अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि प्रारंभ में भारत के जो 10 अजय मंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल किए गए थे, वो किसके अंतर्गत, किस प्रोग्राम के अंतर्गत शुरू किए, किस प्रोग्राम के अंतर्गत उनको शामिल किया गया था? तो उस प्रोग्राम का नाम था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो किसके द्वारा चलाया गया था? यूनेस्को के द्वारा। और ये कब चलाया गया था? 1973 में। इसके द्वारा विश्व के कितने क्षेत्र शामिल किए गए थे? 669 क्षेत्र शामिल किए गए थे। इनको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इनको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा गया। अब इसमें से फाना क्या होता है? फाना एंड फ्लोरा। अब इसके अंतर्गत ये भी आ सकता है कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत किसको संरक्षण प्रदान किया गया था? तो फाना एंड फ्लोरा को संरक्षण प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत 669 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, जिसमें से 10 भारत के शामिल थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसके अंतर्गत वर्तमान में कुल क्षेत्र कितने हैं? कुल वर्तमान, ठीक है, वर्तमान जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो वो है 734। कितने हैं? 734। वर्तमान में 734 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। सॉरी, 738, 434 नहीं, 738। ठीक है, 738। जिसमें से भारत के कितने हैं? जिसमें भारत के 738, जिसमें भारत के वर्तमान में 12 हैं। ठीक है, 12। अब हम इन्हीं 12 को हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 12 के 12 को कौन कौन से हैं जो इसकी श्रेणी में आते हैं, और कब इनको शामिल किया गया था उनको भी देखेंगे, 12 के 12 को। ठीक है, चलिए 12 जो कौन कौन से हैं तो वो सब आ जाएंगे, किसको कब शामिल किया गया था। सबसे पहला आता है, इसका नाम है नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी सबसे पहले। तो भारत के 10, तो पहले आता है नीलगिरी। नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी कहाँ है ये आपको पता है? नीलगिरी, ठीक है, ये आपके कहाँ पड़ता है नीलगिरी? ये मालूम है ना, कर्नाटक वाले क्षेत्र में और आपके केरल वाले क्षेत्र में पड़ता है यहाँ पर नीलगिरी। वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में पहाड़ियों का तो विस्तार तीन राज्यों में है, लेकिन यहाँ पे नीलगिरी अलग है। तो नीलगिरी। दूसरा है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, ठीक है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है मन्नार की खाड़ी। इसको भी शामिल किया गया था। ये 2000 में शामिल हुई थी, ये 2000 में, और ये 2001 में। ठीक है, 2000 और 2001।
इसके अलावा मन्नार की खाड़ी के अलावा एक आता है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा, एक है सुंदरबन का डेल्टा, नाम से पता चल रहा है पश्चिम बंगाल विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, जो नदियों के द्वारा बनाया जाता है। तीसरा है इसमें आता है एक नंदा देवी। कौन सा आता है? नंदा देवी। चौथा नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी। पांचवें की बात करें तो नंदा देवी के अलावा पांचवा जो आता है इसको कहते हैं नौकरेक। ठीक है, नौकरेक। सर बताएंगे कहाँ कहाँ स्थित है नौकरेक? नौकरेक है, और एक है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, नौकरेक आपका असम में पड़ता है। इसके भी बारे में बात करेंगे हम आगे चल के। ठीक है, सबको दिखाऊंगा अभी कहाँ कहाँ स्थित है, कौन कौन सा स्थित है। और एक है आपके सिमलीपाल। कौन सा है? सिमलीपाल, ये उड़ीसा। सिमलीपाल जो 10 ये शामिल किए गए थे, 10 ये पहले प्रारंभ में 10 जो संख्या थी, क्रम से आप देख लीजिए। ठीक है, 8 की बात करें तो एक 8वां आता है इसमें से अमरकंटक, अचनाकमार अमरकंटक, अचनाकमार अमरकंटक, अचनाकमार अमरकंटक। ठीक है, 9वां जो शामिल किया गया था इसमें इसका नाम था यहाँ पे ग्रेट निकोबार। कौन सा था? ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। 10वें की बात करें तो ये है आपके अगस्तमलाई, अगस्तमलाई। तो प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, 10 आप देख सकते हैं यहाँ पे। नीलगिरी 2000, मन्नार की खाड़ी 2001। ठीक है, और यहाँ पे एक जो 11वां और 12वां जो जोड़ा गया था, तो 11वां जोड़ा गया था कंचनजंगा, और 12वां जोड़ा गया था पन्ना मध्य प्रदेश। अब ये कब कब जोड़े गए थे इनको देख लीजिए। ये 2000 में, ये 2001 में इसमें शामिल किया गया था, यूनेस्को में शामिल किया गया था। सुंदरबन के डेल्टा की बात करें तो सुंदरबन का डेल्टा ये भी आपके 2001 में ही शामिल किया गया था, 2001 में इसको शामिल किया गया था। नंदा देवी की बात करें तो सर ये 2004 में इसको शामिल किया गया था, 2004 में शामिल किया गया था। नौकरेक की बात करें तो ये 2009 में इसको शामिल किया गया था, 2009। पंचमढ़ी भी आपका 2009 में ही शामिल किया गया था, 2009 में। और सिमलीपाल भी 2009 में ही शामिल किया गया था यूनेस्को में। अमरकंटक की बात करें तो 2012 में, इसमें 2012 में इसको शामिल किया गया था, किसमें? यूनेस्को में। और इसकी बात करें तो ग्रेट निकोबार की, ये 2013 में इसको शामिल किया गया था। अगस्तमलाई की बात करें तो 2016 में इसको शामिल किया गया था, 2016 में इसको शामिल किया गया था। कंचनजंगा की बात करें तो इसको 2018 में शामिल किया गया था, 2018 में। और पन्ना की बात करें तो इसको भी हाल ही में 2020 में इसको शामिल किया गया है, इसमें 2020 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अंत में जो सबसे लास्ट में जो 2 जोड़े गए हैं अभी हाल ही में, 2018 में कंचनजंगा सिक्किम में, और पन्ना आपके मध्य प्रदेश में, इनको जोड़ा गया है 2020 में। किसमें? यूनेस्को की, यानी विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को की साइट में इसको शामिल किया गया है। पहला नीलगिरी 2000 में जोड़ा गया था, नीलगिरी। ठीक है, यूनेस्को में शामिल होने वाला सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी। मन्नार की खाड़ी 2001 में दूसरा, ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। कुल मिलाकर के 738 क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें से 12 भारत के हैं। कुल मिलाकर के भारत में जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या वो 18 है, और 12 ऐसे हैं जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, जिनको संरक्षण प्रदान किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको हम इधर देखेंगे, इन 12 के 12 को हम इधर मैप के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा कहाँ स्थित है। जल्दी नोट कीजिए फटाफट। चलिए, यहाँ तक हो गया। आगे हम बात करेंगे, अब इन्हीं को हम देख लेते हैं मैप के माध्यम से कि कौन सा कहाँ स्थित है। ठीक है, ये नोट कर लिया ना आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया। 1 मिनट के लिए और हट जाता हूँ, आप इसके साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक अच्छी तरीके से इसका नोट प्रिपेयर कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, टेंशन ना लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए अब इनको हम देखेंगे मैप के माध्यम से कि कौन सा कहाँ स्थित है। चलिए मैप बना देते हैं एक, और इसको मैप के माध्यम से हम देखेंगे।
ठीक है, देखिए मैप के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देख के जाएं, और क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है कि जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये रहा भारत का मैप है, और यहाँ पर हम एक एक को देखेंगे कि कौन सा कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर पड़ता है सर, आपको एक एक क्रम से चले हम इसको देख लें। पहले नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ है सर? यहाँ पे नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी ये है ना आपके नीलगिरी, ये नीलगिरी है। इसके बाद ये कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी सर यहाँ आ जाइए, यहाँ है सर मन्नार की खाड़ी। पहले मैं रेड से दिखा देता हूँ, ब्लैक से लिख दूँगा। ठीक है, चलिए ये है, यहाँ पर स्टार से बना देता हूँ मैं, स्टार से। ये रहा मन्नार की खाड़ी सर, यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, और इसके बाद सर सुंदरबन का डेल्टा, ये रहा सर यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा। ये यहाँ पर जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, सुंदरबन का डेल्टा। नंदा देवी सर, यहाँ पे है नंदा देवी, उत्तराखंड में नंदा देवी है यहाँ पे। नौकरेक, नौकरेक सर ये रहा यहाँ पे असम मेघालय में नौकरेक। पंचमढ़ी सर ये रहा पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी सर ये रहा पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी के बाद सर सिमलीपाल, ये रहा सिमलीपाल। ठीक है, अचनाकमार अमरकंटक, ये रहा यहाँ पे अचनाकमार अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश और ओडिशा वाले क्षेत्र में। ग्रेट निकोबार सर, यहाँ अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार है एक यहाँ पे। उसके बाद अगस्तमलाई, अगस्तमलाई आपके ये रहा यहाँ पे अगस्तमलाई। ठीक है, ये अगस्तमलाई है, तमिलनाडु केरल और आपके इसकी सीमा पर स्थित, तमिलनाडु केरल की सीमा पे। कंचनजंगा सर ये रहा सिक्किम में, यहाँ पे कंचनजंगा है। और इसके बाद पन्ना की बात करें तो पन्ना सर ये रहा आपके यहाँ पे, पन्ना यानी मध्य प्रदेश में। तो कुल मिला के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 पूरे हो गए। 12 के 12 को देख लीजिए आप कि कौन सा कहाँ पर क्या है। चलिए, तो इसका नाम है सर, इसका नाम है नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी। इसका नाम है सर कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा। इसका नाम है सर नौकरेक, नौकरेक। ठीक है, और यह है आपके सर, इसका नाम है, ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, यह है आपके सर, इसका नाम है सिमलीपाल। क्या नाम है इसका? सिमलीपाल। सिमलीपाल। और यह है सर आपके अचनाकमार, अचनाकमार अमरकंटक, छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश ओडिशा वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओडिशा और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र, अचनाकमार अमरकंटक। यह है सर आपके ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये यहाँ पे है। इसका नाम है सर मन्नार की खाड़ी। क्या है? मन्नार की, मन्नार की खाड़ी। एक एक को दिखाएंगे, आप टेंशन ना लें, बस नोट करते चलिए। यह अगस्तमलाई, अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु। ठीक है, अगस्तमलाई ये है आपके सर। इसका नाम है, जो सबसे पहले था नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी। यह है आपके पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। और यह है सर आपके पन्ना, पन्ना। ये तो वो थे कि इनको कब शामिल किया गया था, डेट यहाँ पर हैं। अब ये कब बने थे, इनकी डेट वो देख लीजिए कि कब इनका निर्माण किया गया था। जैसे नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी का जो कुल क्षेत्रफल है वो 58, ठीक है, 60, 5860, यानी कहने का मतलब है, क्षेत्रफल की बात करें तो इनका जो क्षेत्रफल है 5860 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इसके निर्माण की बात करें तो नंदा देवी बना था 1988 में, यानी 1988 में इसकी स्थापना हुई थी।
1988 में। देख तो रहा है ना यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो एक बार चला। वेरी गुड। चलिए, तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, सॉरी 1988 में इसकी स्थापना, और 5860 यानी 5860 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, किसका, नंदा देवी का। वहीं हम कंचनजंगा की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2619 पॉइंट कुछ के समथिंग में, लगभग 261 यानी 2619.9 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण, इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। 2000 में इसकी स्थापना हुई थी कंचनजंगा की। ठीक है, तो कंचनजंगा की स्थापना 2000 में 2619.9 किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। नौकरेक की बात करें तो नौकरेक इसका 800 लगभग 820 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, नौकरेक। ठीक है, 820 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और नौकरेक की स्थापना हुई थी लगभग 1988 में। कब हुई थी, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी नौकरेक की। ये असम यानी सॉरी मेघालय में स्थित है नौकरेक। सुंदरवन के डेल्टा की बात करें तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, लगभग इसका 9630 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी सुंदरवन के डेल्टा की, 1989 यानी 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक मिनट ज़रा मैं इंक डाल लेता हूँ, आप यूँ ही रहें 1 मिनट के लिए। चलिए, यहाँ तक हो गया। सिमलीपाल की बात करें तो इसकी जो इसका जो क्षेत्रफल है सिमलीपाल का वो कितना है, वो लगभग आपके क्षेत्रफल है 4300 यानी 4370 किलोमीटर के आसपास है, 74 किलोमीटर के आसपास है, 74 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना की बात करें तो लगभग इसकी स्थापना 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, 1994 में। अचनकमार अमरकंटक की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 3835, कितना, 3835.5 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी इसकी, 2005 में। ग्रेट निकोबार की बात करें तो लगभग इसका क्षेत्रफल 885 किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है, 885 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी स्थापना की बात करें तो बहुत बाद में इसकी स्थापना, यानी जब सुंदरवन डेल्टा की स्थापना हुई थी तब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1989। मन्नार की खाड़ी की बात करें, सबसे अधिक क्षेत्रफल इसी का ही है, कितना है, 10,500 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी भी स्थापना 1989 में हुई थी। कब हुई थी, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी मन्नार की खाड़ी की। ठीक है, अगस्त मलाई की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 3500, ठीक है, 3500 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी स्थापना की बात करें तो लगभग 2000 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, 2001 के आसपास। तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। नीलगिरी की बात करें तो देखिए कितना है, नीलगिरी का जो क्षेत्रफल है वो है आपके 5500 लगभग 5520 किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है, कितना है, 5520। तो 5520 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, हाँ इतना ही है क्योंकि यहाँ पे अलग है। तो 5520 किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, याद रखना। और इसकी स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी 1986 में बना था, स्थापना इसकी 1986 में हुई थी। पंचमढ़ी की बात करें तो मध्य प्रदेश में है और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग इसका जो क्षेत्रफल है वो है 4981 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और इसके क्षेत्रफल की बात करें सर हम पन्ना की, तो पन्ना का जो क्षेत्रफल है 2998 यानी 2998, ठीक है, 2998 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी स्थापना की बात करें पन्ना की तो 2011 में, ठीक है, कितने में, 2011 में इसकी स्थापना हुई थी पन्ना की, लगभग 2998.9 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, किसका, इसका। अब इनको शामिल कब कब किया गया था वो इनमें हो गया, और इनकी स्थापना और इनका क्षेत्रफल कितना है वो यहाँ हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, देखिए कैसे।
ठीक है, यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को की सूची में शामिल है वो कौन सा है, तो उसका नाम है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ नोट करके आपको लिखना है 2-4 पॉइंट, जैसे नोट करके भारत का सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, नीलगिरी है, नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं खुद भी, भाई 1986 में बना तो पहला ही होगा, और सबसे पहले भी इसको शामिल किया गया था। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तथा यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला क्षेत्र, यूनेस्को में शामिल पहला क्षेत्र, यूनेस्को में भी पहले शामिल हुआ था और ये बना भी पहले ही था, नीलगिरी। दूसरे की बात करें तो देखिए, एक है आपके क्या नाम है इसका, नौकरेक, नौकरेक, यहाँ पे इसको लिख लीजिए, नौकरेक, नौकरेक भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को में शामिल है। इससे छोटा भी एक और डिब्रू सेखोवा, ठीक है, ये भी यहाँ पड़ता है असम में, डिब्रू सेखोवा, उसको बाद में बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, नौकरेक भारत का सबसे छोटा यूनेस्को में शामिल क्षेत्र। ये यूनेस्को में शामिल होने वाला जो क्षेत्र है वो सबसे छोटा नौकरेक है। दूसरा बात करें मन्नार की खाड़ी, आइए मन्नार की खाड़ी देख लेते हैं। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी देख लेते हैं। मन्नार की खाड़ी जो है ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, मन्नार की खाड़ी देखिए, ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ा यूनेस्को में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, कब शामिल किया गया था वो लिस्ट मैंने वहाँ आपको बता दी है, कब शामिल किया गया था। मन्नार की खाड़ी कब शामिल की गई थी, ये लगभग 2001 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में, और सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 10,500, और इसकी स्थापना 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा 6 और हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद 6 और मैं आपको दिखाता हूँ 6 कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गए, चलो आगे देखते हैं। ये सबसे बड़े सबसे छोटे हो गए। अब ये देख लेते हैं कि बाकी जो 6 बचे हैं, क्योंकि कुल 18 हैं इनकी संख्या, और बाकी 6 कौन कौन से होते हैं पहले उनको भी देख लो थोड़ा सा। मैं यहाँ बना देता हूँ इसका मैप इधर साइड में, और यहाँ देख लेना आपकी कौन कौन से 6 हैं जो यूनेस्को सूची में शामिल नहीं हैं। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ कौन कौन से हैं जो 6 बाकी जो यूनेस्को में शामिल नहीं हैं। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर पड़ता है, इसका नाम है, यहाँ पर इसका नाम है मानस, ये यहाँ पर है असम में, इसका नाम है डिब्रू सिखोवा, और एक यहाँ है दिबांग दिहांग घाटी। ठीक है, एक यहाँ पे शीत मरुस्थल, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, रणोपकक्ष है यहाँ पर, एक है यहाँ पे शेषाचलम, आंध्र प्रदेश शेषाचलम। ठीक है, ये रहा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए तो इसका नाम है मानस, कौन सा है, मानस, मानस।
इसका नाम है डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा, ठीक है। और ये है दिबांग दिहांग, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में। दिबांग घाटी भी है यहाँ पे, और यहीं पर है आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसका नाम है शीत, कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल, ये यहाँ पे शीत मरुस्थल। ये है रणोत्कच, ठीक है, कच्छ का रण, कच्छ का रण। और ये है आपके शेषाचलम, शेषाचलम। तो 12 एरे और 6 एरे कुल मिलाकर कितने हो गए? 18। ये वो हैं जो यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं, और ये वो हैं जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया है। अब इनकी स्थापना वर्ष और इनका क्षेत्रफल भी देख लेते हैं कि कितना। जैसे मानस की बात करें तो मानस की स्थापना 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2837 यानी 2837 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। वहीं डिब्रू सैखोवा की बात करें तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वह 765 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, किसका? डिब्रू सैखोवा का, ठीक है। दिबांग दिहांग की बात करें तो 1999 यानी 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी 1999, ठीक है, में इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना? 5111, ठीक है, 5111, ठीक है, 0.5 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में इसका लगभग में इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद, ठीक है, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? रणोत्कच की, 2008 में, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 12,454 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, किसका? कच्छ के रण का। और ये जंगली गधों के लिए फेमस है। किसके लिए? जंगली गधे, जंगली गधे, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत मिलते हैं जंगली गधे। कोई ज़्यादा गधे पने का काम करे तो उनसे बोल देना कि तुम्हारे भाई यहाँ रहते हैं रणोत्कच में। तो जंगली गधों के लिए बहुत फेमस है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद शीत मरुस्थल, इसकी स्थापना 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका निर्माण हुआ था। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? इसका क्षेत्रफल है 77 यानी 770, ठीक है, कि वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो 7770 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। वहीं हम शेषाचलम की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है लगभग इसकी स्थापना 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, और लगभग इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 4854 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, 4855, ठीक है, लगभग में। तो 4955 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका क्षेत्रफल है, याद रखना। ठीक है, 4955 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, किसका? इसका शेषाचलम का। शेषाचलम ये वही शेषाचलम है, आंध्र प्रदेश में। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, उसमें जब उससे मुर्गन से मिलने जाता है पुष्पा, तो कहता है कि मैं तेरे बॉस के लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो उसमें वो बताता नहीं है, उसका जो साथ में होता है, यानी आल्लू अर्जुन के साथ में होता, कहता है कि हमारा भाई, ये दुनिया को ऊंचा उठने के लिए ऊपर जाने की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारा भाई नीचे जंगलों में जाता है, तो शेषाचलम के जंगलों से चंदन लेकर के आता है निकाल करके। तो ऐसा फिल्म में बताया गया है। तो वही शेषाचलम के जंगल आपको कहाँ दिखाए गए हैं? पुष्पा मूवी में दिखाए गए हैं। उन्हीं में ही स्थित है आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, उसे ही शेषाचलम कहते हैं, शेषाचलम का जंगल। और इसको ये आपके क्या है? ये एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अब यहाँ से अगर आपसे दोनों में से ही पूछा जाए क्वेश्चन, जैसे भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण, ठीक है, किसके लिए फेमस है? जंगली गधों के लिए। तो किसके लिए? जंगली गधे यहाँ पर पाए जाते हैं, शेषाचलम के कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सबसे बड़ा, संपूर्ण में बात करें सबसे बड़ा, ठीक है। और डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा है, सबसे छोटा। भारत का संपूर्ण जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू सैखोवा असम में पड़ता है, और सबसे बड़ा कच्छ का रण,
याद रखना। लेकिन अगर वो पूछा कि यूनेस्को में शामिल सबसे बड़े सबसे छोटे, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब इनको देख लीजिए कहाँ कहाँ स्थित हैं। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, नौकरेक आपके मेघालय में स्थित है, यानी सुंदरबन का डेल्टा ये पश्चिम बंगाल में है, सिमलीपाल ओडिशा में है, और इसके बाद अचनाकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और ओडिशा में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, मन्नार की खाड़ी वहाँ स्थित है। अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नीलगिरी केरल में स्थित है, और ये आपके पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में और पन्ना मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके साथ साथ शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित है, दिबांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रू सिखोवा असम में, मानस असम में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, और कच्छ का रण गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आज आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपको एक ही बार में समझ में आ गए होंगे। सबसे बड़ा सबसे छोटा इन्हीं में से पूछा जाएगा, टेंशन ना लें आप, ठीक है। चलिए, और आगे इसमें से बताएंगे इसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, क्या होता है, आगे हम इस क्लास में आगे बात करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। और 8 बजे शाम को जुड़ना हमसे ना भूलें। नमस्ते।